जो वेब डेवलपमेंट की जो लाइफ है, वेब डिजाइनिंग की जो लाइफ है, इस लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, कैसे हमारे काम को आसान बनाएगा और चीजों को हम बहुत जल्दी इजिली पूरा कर सकते हैं, कैसे इस चीज के अंदर क्यों मार्केट में इसका काफी हाइप बना हुआ है, हमें सीखने से क्या फायदा मिलेगा, क्यों केवल एक हाइप बना हुआ है इसके लिए सीखे, या और भी के कुछ रीजन हो सकते हैं इसके लिए हम चीजों को सीखें। इसके बारे में एक आज कंप्लीट समरी हम लोग देखेंगे रिएक्ट के बारे में। और जैसा कि हम जस्ट बताएं, अभी टाइम रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे, प्रोजेक्ट नहीं, एक छोटा सा इंस्टॉल करके देखेंगे रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं, इसमें कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये भी चीजें देखेंगे। और आगे का जो स्ट्रेटजी होगा मेरा, वो टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाएंगे। चीजों को पहले बताएंगे और इसका जो भी टॉपिक सब आएगा उन सारे टॉपिक को हम समझाने वाले हैं, और फिर उसके ऊपर आप लोगों से प्रोजेक्ट बनवाने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो इसमें आपका जो रिएक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसके बेस पे जो जो चीजें जैसे जैसे आते जाएगा हम उन उन चीजों को पढ़ाने वाले हैं। क्लास जो है सो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ चलेगा क्लास। अभी आपका अल्टरनेट डे रहने वाला है कुछ टाइम तक के लिए। अल्टरनेट डे जैसे मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया एंड फ्राइडे हो गया, ये आपका रिएक्ट जेएस का क्लास रहेगा। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये आपका इसका क्लास आ जाएगा, प्रोजेक्ट सेशन आ जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट सेशन चल रहा है कुछ ऐसे ही क्लास चलेगा। 6 PM to 6:30 PM के बीच में कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी 7 PM के बीच में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो हम टाइमिंग के लिए पहले भी प्रोजेक्ट सेशन में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि मेरा जो टाइमिंग रहता है 6 से 7, मेनली क्लास आपका 6 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा, 6 PM पे ही। लेकिन कुछ केस में हम आपको बता देंगे कि आज 6:30 पे, आज 7 PM पे क्लास स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट सेशन के ग्रुप में मैसेज कर देते थे वैसे ही। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। रिकॉर्डिंग के लिए एक बना देंगे फोल्डर, प्रोजेक्ट वाले आप लोगों का जो रिकॉर्डिंग वाला सेशन है ना, जहाँ से आपके ऊपर देखते हो, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग के लिए एक बना देंगे, और हाँ, फ्रंट एंड क्लास में तीनों में बना देंगे। ठीक है, फ्रंट एंड जावा एंड आपका ये पाइथन, क्योंकि सबको ये चीजें सीखना है, तो वहां पे ये चीजें हम बना देंगे, आप लोग वहीं से देख लेना। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, वो सारी चीजें मिलेगा आपको। और टाइमिंग का हम पहले ही बता रहे हैं कि 6 to 7 PM के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट करेंगे, एक मैसेज डाल देंगे। आपका क्लास ऐसे रहेगा 6 PM पे ही स्टार्ट होगा। जिस दिन क्लास लेट करेंगे हम आपको एक मैसेज डाल देंगे उससे पहले। ठीक है, तो ये मत कोई मैसेज करना कि सर टाइमिंग का पता नहीं चलता है क्लास का। पिछले भी क्लास में एक दो सेशन स्टूडेंट्स तो बाद में ऐड हुए थे ग्रुप के अंदर, उन लोगों का आ रहा था कि सर टाइमिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि टाइमिंग का कुछ पता नहीं रहता, ये फर्स्ट क्लास में ही बता देते हैं। तो आप लोग इन चीजों को देख। इसके बाद एक और चीज है, आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो टोटल कितने हो, 100 स्टूडेंट्स। प्रोजेक्ट की बात है, प्रोजेक्ट सेशन में यहाँ पे केवल रिएक्ट से रिलेटेड। तो एक चीज जान लो, इसमें से हमें 100 स्टूडेंट्स रेगुलर चाहिए। इन सम हाउ किसी कंडीशन से ऐसा आ गया कि कभी आप अब्सेंट हो, तो फिर अगले दिन से प्रेजेंट हो जाना, रिकॉर्डिंग देखो और फिर अगले दिन से प्रेजेंट हो जाओ। क्लास अगर अब्सेंट करोगे, 1 से 2 क्लास अब्सेंट की ना, तीसरा क्लास आप ज्वाइन नहीं करोगे, ऐसे करते करते 4 5 क्लास आप अब्सेंट होगे और उसके बाद पूरी क्लास ही नहीं कर पाओगे। तो जो ये सोच के आ रहे हो कि कुछ दिन देख लेते हैं कैसा है क्लास, कैसा शुरुआत रहेगा नहीं रहेगा, तो शुरुआत कुछ खास मिलने वाला नहीं है, पहले ही बता रहे हैं हम। क्लास में रेगुलर रहोगी तब चीजें आपके लिए स्पेशल बन के आएगा। अगर ये सोच के जो आ रहे हो कि हमें रेगुलर करना है, रिएक्ट पूरा सीखना है, तो फिर आना, हम आपको बहुत अच्छे से रिएक्ट चीजों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, रिएक्ट को प्रोजेक्ट के लेवल से ही पढ़ाएंगे, चीजों को इंट्रो करते हुए, चीजें बताते हुए प्रोजेक्ट के लेवल से ही बताएंगे। ठीक है, आप लोग मैसेज करना बंद कीजिए, नहीं तो फिर हम जो चीजें बताना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, वो चीजें छूट रहा है, फिर मैसेज ही करते रह जाइएगा। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो वही कीजिए। चलिए, तो रिएक्ट क्या, रिएक्ट क्या, हमको सबसे पहले इसके बारे में जानना है। रिएक्ट क्या है, तो क्या करा है, यहाँ पे सिंपल सा एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ है रिएक्ट के। हम लोग सबसे पहले रिएक्ट डॉट डेव करके इसका न्यू जो है सो डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। यहाँ पे लर्न रिएक्ट पे क्या करा है, रिएक्ट
द रिएक्ट सॉरी द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेस। रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है। किसका है? तो जेएस का एक लाइब्रेरी है। किसका है? जावास्क्रिप्ट का। तो अभी जो एक वेबसाइट है इसका react.dev, इसके ऊपर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने जाओगे ना, यहाँ से चीजों को समझने की कोशिश करोगे कि रिएक्ट क्या है, इसके डिफिनेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहोगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी बढ़िया सा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ से तो आप मत पढ़ना इसके डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह में या इंस्टॉलेशन वगैरह के टाइम पे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि रिएक्ट के ऊपर कैसे वर्क करना है, कैसे इसके डॉक्यूमेंटेशन को समझना है, कैसे चीजों को जानना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसके थ्रू जब हम लोग प्रॉपरली सही से अच्छे से प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, उस समय रिएक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन जानना हो, तो आप लोग रिएक्ट का जो है सो प्रीवियस का जो आपका क्या कहते हैं, ये देखिए रिएक्ट का जो ओल्ड वाला जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है legacy.react.org, इसके ऊपर डॉक्स में जाके गेटिंग स्टार्टेड के अंदर इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाकर के आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट इज अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। रिएक्ट क्या है? एक जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। किस लिए यूज किया जाता है? तो यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए। इट मीन्स क्या कि यूआई को डेवलप करेगा। कौन सा यूआई? जो यूआई हम लोग अभी तक डेवलप करते आ रहे हैं प्रोजेक्ट सेशन के अंतर्गत, जो हम लोग यूआई बनाते हैं, किस किस हेल्प से बनाते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। जावास्क्रिप्ट को तो हम लोग बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हैं, लेकिन देखते हो वहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज करके हम अपना सारा जो से इंटरेक्शन बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं। तो आप लोग देखना, एक मिनट, तो आप लोग देखना यहाँ भी जो चीजें हम लोग बनाएंगे ना। जैसे यहाँ पे 100, यहाँ पे, अच्छा एक चीज बताओ, रिएक्ट यहाँ पे आपका 100 स्टूडेंट का लिमिटेशन है? अब कुछ कर तो नहीं सकते, 100 स्टूडेंट्स का लिमिटेशन है तो तो क्या है? जावा स्क्रिप्ट का ये एक लाइब्रेरी है। लर्न व्हाट रिएक्ट इज ऑल अबाउट ऑन आवर होम पेज। अच्छा ये सब चीजें ने सिंपली समझ लो, एक जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। और एक इसी की तरह रिएक्ट की तरह ही क्या आता है, आपका एंगुलर आता है, एक व्यू जैसा आता है। तो एंगुलर क्या है? वो आपका एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आ गया, और व्यू क्या आ गया आपका? जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी आ गया। तीनों में डिफरेंस क्या है, ये भी चीजें हम लोग लिखेंगे, देखेंगे क्या क्या इस तीनों में से हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये भी चीजें जानेंगे। लेकिन रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे भी चीजें थोड़ा सा क्या है कि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। न्यू रिएक्ट ऐप कैसे बनाएंगे, ये चीज यहाँ से देखेंगे। लेकिन इसको और आसान तरीके से हमें पढ़ना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, W3 स्कूल को ओपन करते हैं, यहाँ से हम लोग अपने नोट्स को बनाते हैं। नोट्स बनाएंगे नहीं, यहीं से पूरा टोटली चीजों को पढ़ते हैं। W3 स्कूल ओपन कीजिए इसको। इसी के अंदर हम लोग रिएक्ट को ओपन करेंगे। रिएक्ट ट्यूटोरियल, रिएक्ट इंट्रो पे डायरेक्टली चलिए। देखिए क्या कह रहा है, रिएक्ट समटाइम्स रेफर एज अ फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। अच्छा ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के रूप में इसको रेफर किया जाता है, बट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है नहीं। ये चीज जान लो। आप कहीं भी मत बता देना कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है ये जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क टोटली अलग चीज हो गया। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। यहाँ पे इस चीजों को देख के कंफ्यूजन, इज अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखो अगले लाइन में ही लिखा रखा हुआ ना कि जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक, किसके द्वारा बनाया गया? तो फेसबुक के द्वारा ये जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी को बनाया गया हुआ। किस लिए? तो रिएक्ट इज अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। यूआई कंपोनेंट्स को बनाएगा ये। आपका जो यूआई होता है ना, उसको क्या किया जाता है कि कंपोनेंट बाय कंपोनेंट बनाया जाता है रिएक्ट के अंदर। कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कहने का मतलब, जैसे कि मान लो यही एक मेरे पास वेबसाइट है, जिसमें से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सबसे ऊपर वाला पार्ट एक कंपोनेंट आ गया। ठीक है, फेसबुक इज नाउ मेटा।
ये क्या पूरा का पूरा क्या हो गया, टॉप नैप बार क्या हो गया आपका, एक कंपोनेंट्स आ गया। इसके बाद ये जो मेन नैप बार हो गया, ये भी हमारा एक कंपोनेंट्स आ गया। इसके अलावा ये जो साइड बार देखते हो, ये भी एक कंपोनेंट्स हो गया। ये जो मेन एरिया देख रहे हो, ये भी एक कंपोनेंट्स हो गया। ये ऐड सेक्शन, हालांकि ऐड सेक्शन इसका पार्ट नहीं है, ये अलग से इसके ऊपर ऐड कैंपेन में किया गया, ऐड आ रहा है, लेकिन ऐड के लिए एक सेक्शन तो छोड़ा गया हुआ है ना, कि इस जगह पे हमारा ऐड अपियर हो। तो ये भी एक हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स हो जाएगा। ये जो इस साइड में नीचे में एरिया देख रहे हो यहाँ मिड पे, या इस तरीके से फुटर एरिया देख रहे हो, ये भी क्या है, हमारा एक कंपोनेंट्स है। लेकिन ऐसा कंपोनेंट्स है कि आप देखते हो इसमें से हम किसी को भी क्लिक करें, ठीक है, किसी को भी क्लिक करें, ये ऊपर का पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, और नीचे का पार्ट देखोगे फुटर का, ये जैसे है वैसे सेम रह रहा है। बदल क्या रहा है, बीच का मेन एरिया बदल रहा है। कि बीच में जो हमारा मेन एरिया है ना, बस यही एरिया बदल रहा है। और ये एरिया जब भी इसके ऊपर देख सकते हो आप लोग चेंज हो रहा है, रिएक्ट के अंदर जैसे ही चेंज हो रहा होता है, तो ये देखना फिर से पेज रिफ्रेश होकर के लोड होने में क्या लग रहा है मेरे पास, टाइम लग रहा है। ये एक टाइम पे, ये एक टाइम ले रहा है थोड़ा सा। उस टाइम पर जाकर के चीजों को रिफ्रेश करके फिर से पूरे पेज को देखना, ब्लिंक करके रिफ्रेश करके लोड करता है। जबकि आप लोग एक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन कर लो, या फिर कोई भी अदर वेबसाइट को ओपन कर लो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब को ही ओपन कर लो, या कोई भी अदर वेबसाइट को आप जब ओपन करते हो, वो वेबसाइट एक बार को पूरी तरीके से ओपन हो जाए, जो रिएक्ट के ऊपर या नेक्स्ट जेएस के ऊपर या किसी अदर वेबसाइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी चीजों के ऊपर बना हो, तो वहां पे आप लोग देखना, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, हम अपना वेबसाइट करते हैं, अपने चैनल को ओपन करते हैं, एक प्रोग्रामिंग साइट करके चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, मेरा खुद का चैनल है इसमें। अभी ऊपर में ये आपको आएगा, हाँ आ गया। अगर नहीं आए तो आप लोग ऐसे करके सर्च कर लेना, यहाँ पे फिल्टर विल्टर में कुछ ऑप्शंस मिल जाता है, ऑल सर्च, अनुवाद, चैनल। अच्छा, ये फिल्टर में जाना, अभी एक ही वीडियो अभी तक डाले हैं इसलिए आपको मिलेगा नहीं जल्दी। तो फिल्टर में जाके चैनल पे क्लिक करके क्लिक कर लेना। एक चीज ध्यान दे रहे हो, जब भी हम इस तरीके से चीजों को ओपन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें रिफ्रेश नहीं हो रहा, हमारा यहाँ पे एक पतला सा लाइनिंग, जैसे देखो प्रोग्रामिंग साइट पे क्लिक करेंगे, एक लाइनिंग चला, और वो चीजें क्या हुआ, हमारे प्रोजेक्ट को भी। और पहले से क्या किया, टाइम इसमें काफी कम गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या हो गया, एकदम से सडनली कम गया मेरे पास, और मेरा वेबसाइट ना एकदम से, मेरा जो चैनल है, चैनल के दूसरे मेनू पे जाना है, जैसे हम क्लिक किए, वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करें, ओपन हो रहा है। लेकिन ये चीजें पूरा देख रहे हो, वेबसाइट की सारी चीजें क्या हमें रेंडर हो रहा है, फिर से जनरेट हो रहा है, नहीं जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हम वेबसाइट टर्म्स ही यूज कर रहे हैं। ये देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर सारी मीनू के कोई भी अलग सेक्शन को क्या ये फिर से ओपन कर रहा है, बस मेन जो बीच का जो 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 सेक्शंस आपका देखो, ये सेक्शंस हो गया, या ये सेक्शंस हो गया, या ऊपर का, सब सेम रह रहा है। हमें चेंजिंग कहाँ देखने को मिला, होम, वीडियो, या प्लेलिस्ट। तो हमें बस इतना सेक्शन चेंज हुआ, बस इतने को ये रेंडर करके देता है, बाकी सारे सेक्शंस को रेंडर करके नहीं देगा। जबकि एक हम नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बनाते हैं ना, तो चीजें क्या होता है, सारे के सारे हट जाते हैं, एक बार को रिफ्रेश होते हैं कि सारे के सारे रिमूव होकर के फिर से नए वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक किए, तो वीडियो से सारा का सारा कंपोनेंट फिर से रीजनरेट रेंडर होकर के हमारे सामने प्रेजेंट होगा, फिर से रेंडर होगा, यानी कि रेंडर करने का मतलब रीजनरेट होगा, चीजों को फिर से ये जनरेट करके हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। तो वैसे में वेबसाइट क्या करता है, चीजें ओपन होने में टाइम लेता है। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर इस चीजों को वर्क कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे, सॉरी, जावास्क्रिप्ट कहते हैं, रिएक्ट जेएस के ऊपर चीजों को इस तरीके से अगर वेबसाइट को बना रखे हैं, उसके थ्रू अगर चीजों को हम ओपन करते हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ भी इशू नहीं आता। ये डायरेक्टली क्या करता है कि पूरे के पूरे एक सिंगल पेज में बना के रखे रहता है। और ये वर्क किसके ऊपर करता है, तो वर्चुअल डॉम के ऊपर क्या वर्क करता है, रिएक्ट क्रिएट अ वर्चुअल डॉम इन मेमोरी। क्या करा कि रिएक्ट जो है सो वर्चुअल डॉम आपके मेमोरी में बना देता है। इट मीन्स क्या, कि आपको जो भी चीजें जनरेट हो रहा है ना, जैसे मान लो होम हो गया, वीडियो हो गया, प्लेलिस्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, ये सब आपको क्या करेगा, सबसे पहला रिएक्ट पूरे, जैसे मान लो आप यूट्यूब पे आ गए, होम पेज पे क्लिक किए, आपका यूट्यूब होम पेज ओपन हो गया है। नॉर्मली ये पेज तो आपको जनरेट होके आएगा ही आएगा,
ये जो पेज आप जिस पे जा रहे हो, ये पेज तो सीधा अब क्या होगा, रेंडर होकर आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप जिस भी सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, जैसे इसके ऊपर माउस ले जाओगे, इसका क्या करेगा वर्चुअली, हालांकि अब वर्चुअल डोम का भी इसका टाइम चला गया, अब इसकी जगह पे ये फाइबर बेस पे वर्क कर रहा है हमारे लिए। फाइबर भी बिहाइंड द सीन्स आप मान लो कि इसमें भी वर्चुअल डोम ही वर्क करता है। वर्चुअल डोम कैसे वर्क कर रहा है इसको जरा समझना आप लोग। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे इसको क्लिक करते हैं, ये क्या किया हमारी मेमोरी पे, इसको हम प्ले नहीं करेंगे, हमारे मेमोरी पे क्या करेगा, इसका जैसे इसके ऊपर माउस ले जाते हैं या यहाँ पे ले जाते हैं, हमारा जो रैम होता है, हमारा जो मेमोरी होता है ब्राउजर के ऊपर, हमारा जो मेमोरी होता है उसके ऊपर ना, इसको क्या करता है, पहले से ये जनरेट करके डॉम में मैनिपुलेट करके चीजों को रख लेता है। ठीक है, जैसे माउस क्लिक करते हैं वो क्विकली ओपन हो गया। ठीक है, वर्चुअली वो पीछे से बैक पे आपको ये रियल टाइम पे क्या करता है, जो सामने में दिख रहा है वो रियल टाइम डॉम मैनिपुलेट करके हमें देता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, आप लोग जानते हो कि जितना भी एचटीएमएल सीएसएस लेयर पे कुछ भी लिखोगे, वो चीजें क्या होता है कि आपके ब्राउजर के जो मेन मेमोरी होता है, जो आपका जो रैम होता है ना, ऐसे रैम होता है, ब्राउजर के थ्रू रैम के ऊपर वो स्टोर होता है। जो भी सामने की चीजें आप स्क्रीन पे देखो, आप बचपन से हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, वॉइस काफी ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस का तो हम काफी कुछ सही कर चुके हैं, बट फिर भी अगर ब्रेक हो रहा है तो ऐसा अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़े टाइम में फिर से। देखो निकिता, अगर आप प्रोजेक्ट सेशन ही की हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, लेकिन चीजों को देखो, चलो हम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट को लेके चलते हैं कैसे समझ। आप सभी की सभी ये जानते हो ना कि आपके स्क्रीन पर, ठीक है, आपके स्क्रीन पर सबको जो भी चीजें प्रेजेंट होता है, मेरे स्क्रीन पे जो भी चीजें अभी प्रेजेंट है, स्क्रीन पे जो भी चीज प्रेजेंट है, वो किस चीज पे स्टोर होता है, रैम के ऊपर स्टोर होता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के अंदर, कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीजें जो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने जो प्रेजेंट होता है, चाहे वो हम एम एस वर्ड को ओपन कर ले, या फिर एक्सेल को ओपन कर ले, या फिर पावर पॉइंट ओपन करे, फोटोशॉप, या फिर आप लोग VS कोड को चलाते हो, VS कोड में जाकर के कोड लिखते हो, चीजें लिखते हो, या बहुत सारी चीजें जो होती है आप जो ओपन करते हो, तो ये सारी चीजें कहाँ ओपन होता है, ये जो स्क्रीन पे जो भी चीजें आप देखते हो, नॉर्मली आप कंप्यूटर लेवल पे चीजों को समझो, उसके बाद फिर हम ब्राउजर के लेवल पे आएंगे। ठीक है, आई होप कि अभी वॉइस वगैरह आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये सारी चीजें जो भी चीजें आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज स्टोर ऑन रैम। स्क्रीन पर जो भी चीजें आप लोग शो कर रहा हो रहा है, सबके सब यहाँ पे स्टोर है, आपके रैम के ऊपर स्टोर है। यहाँ तक तो क्लियर है। ऐसा आपको बैकएंड में क्या होगा, ये सब चीजों का फाइल जो होगा ऑफलाइन में कहाँ रखा होगा, आपके SSD पे, हार्ड डिस्क पे रखा होगा। लेकिन जो भी चीजें हम स्क्रीन पर दिख रहा होता है ना, स्क्रीन पे अगर हम कुछ भी लिख के टाइप कर रहे होते हैं, कुछ भी चीजें वर्क कर रहे थे, जब तक हम इन चीजों को सेव नहीं कर रहे होते हैं, तब तक ये सारी चीजें हमें कहाँ पे स्टोर होकर दिखता है, रैम के ऊपर स्टोर रहता है। हम सेव भी कर देंगे ना तो चीजें हमारे SSD में चला जाएगा, लेकिन हमें स्क्रीन पर दिखने के लिए हमारे स्क्रीन से हमारे जो CPU जो होते हैं, जो चीजें आप आउटपुट डिवाइस पे जो दिखा रहे होते हैं, आउटपुट डिवाइस जैसे आपका मॉनिटर स्क्रीन पे जो चीजें दिखा रहा होता है, तो CPU को कोई ऐसा मेमोरी चाहिए जो CPU के स्पीड को क्या करे, स्पीड में चले। CPU का जो स्पीड होता है ना, उसके स्पीड को compete करे। तो उसके स्पीड को compete कौन करता है, ये आपका रैम आ गया। तो रैम क्या करता है कि रैम एक ऐसा मेमोरी है जो क्या होता है आपका, किस तरह का मेमोरी होता है रैम हमारा, दो तरह के मेमोरी होते हैं हमारे, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टेम्पोररी मेमोरी कह सकते हो,
जहाँ पे क्या होता है कि डाटा थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। आपको क्या, जब तक जब तक उसको क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसपे जब तक वोल्टेज मिल रहा होगा तब तक वो डाटा के स्टोर रखेगा। जैसे ही उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो डाटा को भूल जाएगा। लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो उसकी स्पीड जो है ना, तो आपके सीपीयू से मेजर करता है। सीपीयू के स्पीड के साथ वो मिलके चल रहा होता है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो स्क्रीन पे जो चीजें दिखाएगा वो रैम से डाटा को उठा डालता है। और रैम क्या करता है, हार्ड डिस्क से डाटा को उठाते ही वो अपने ऊपर एक कॉपी बना के रख लेता है। पहले के पुराने टाइम के जैसे आप कंप्यूटर लाना, उसमें कभी वीडियो वगैरह प्ले करके देखना, तो वहां पे ना एक छोटा सा कॉपी टाइप का एक मैसेज पॉपअप होगा। और वो देखना कि आपके वीडियो को ना हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव से कॉपी करके वो चीजें रैम अपने ऊपर स्टोर कर। स्क्रीन पे कोई भी चीजें आप चलाते हो ना, तो वो डाटा क्या होता है कि कॉपी होकर के पहले आपके रैम के ऊपर स्टोर होता है। आजकल के कंप्यूटर इतने सुपर फास्ट होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि आपको ये चीजें पता ही नहीं चल रहा होता कि कब चीजें कॉपी हुआ मेरे रैम के ऊपर आ गया। और रैम क्या करता है, उन चीजों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है। ठीक है। तो वो क्या है हमारा, एक रियल मेमोरी है। स्क्रीन पे हम चीजों को डायरेक्टली देख रहे हैं, वो मेरे मेमोरी के ऊपर, रैम के ऊपर स्टोर है, जिसको हम लोग सिंपली मेमोरी 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 बोलते रहते हैं कि मेमोरी के ऊपर स्टोर है, मेमोरी पर डाटा है, मेमोरी के ऊपर से डाटा दिख रहा है। ठीक है। कैश मेमोरी इंक्रीज थ्रू आउट। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे चीजें बस इतना ही समझने के लिए काफी है कि रैम के ऊपर जो भी चीज स्टोर होता है वही चीजें हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। रैम के ऊपर जो भी डाटा स्टोर होता है वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं होता। कब तक के लिए स्टोर होता है, जब तक सिस्टम आपका ऑन है तब तक वो डाटा रैम के ऊपर देखेगा। अगर इस डाटा को हम अभी क्लोज कर दे, सेव विदाउट सेव हम इसको क्लोज कर दे, क्या होगा, ये डाटा हम फिर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ तक। लेकिन हमें बस ये तो समझ में आ गया ना कि जो भी चीजें हमें स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या है, रैम के ऊपर प्रेजेंट है। रैम के ऊपर जो डाटा स्टोर होता है, रैम के थ्रू जो डाटा हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है, वो रियल मेमोरी में आके। ठीक है। तो हमारा जो रिएक्ट होता है वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। नॉर्मल चीजें क्या होता है, जैसे ये रिएक्ट का ही वेबसाइट ओपन कर लो, जैसे इस पे ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, देखो क्विकली ट्यूटोरियल चेंज हो गया, यहाँ कोई रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं है। देखना सीधा कंटेंट। जैसे डॉक पे क्लिक किए, डॉक क्या हुआ, क्विकली डॉक पे क्लिक किए। देखो यूट्यूब पे इतना ज्यादा डाटा है कि यूट्यूब पे किसी पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रेंडरिंग साइन भी आ जाता है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन रिएक्ट पे देखो, कोई साइन भी कुछ भी आया नहीं आया, क्योंकि ये रियल डॉम के साथ साथ आपको क्या करता है, वर्चुअल डॉम पे भी काम करता है। वही कह रहा है कि हाउ डज रिएक्ट वर्क। रिएक्ट क्रिएट ए वर्चुअल डॉम इन मेमोरी। रिएक्ट क्या करता है, आपके मेमोरी में, आपके रैम में ब्राउजर के थ्रू भी एक वर्चुअल डॉम बनाता है। जो चीजें सामने दिख रहा, फ्रंट में दिख रहा, वो आपके लिए क्या है, एक रियल डॉम है। ठीक है। चीजें रेंडर होकर के सामने में दिख रहा है, रियलिटी में दिख रहा है, आपके लिए रियल डॉम है। लेकिन वर्चुअली क्या होता है कि ये रिएक्ट को पता है कि ये सामने हम दिखा रहे हैं ये रियल डॉम के ऊपर। कभी भी यूजर क्या करेगा, ट्यूटोरियल पे आके क्लिक कर दे, ट्यूटोरियल वाले डाटा के लिए क्या करेगा, ये पूरे को फिर से जनरेट करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। डायरेक्टली क्या करता है कि जैसे आप इसके ऊपर ले गए माउस, क्लिक किए, वो वर्चुअली क्या करता है कि बैक में आपको ये ट्यूटोरियल का डाटा, ये ब्लॉग का डाटा, ये क्या कर रखा है कि आपके रैम पर ना स्टोर करके रख दिया। अब कहोगे सर ऐसे में तो वेबसाइट आपका स्लो हो सकता है, जैसे में लोड होगा वेबसाइट मेरा उसमें स्लो होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब स्लो क्यों नहीं होता, ये बहुत ही तेजी से क्या काम करता है, ये काम क्या करता है कि यूजर खोलना क्या चाह रहा है, ओपन किस वेबसाइट करना चाहिए, इस लिंक को ओपन करना चाह रहा है, क्विकली रियल डॉम पे इसको लाके पहले ओपन कर देगा। ठीक है। उसी में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब जो जो कंपोनेंट्स देखेगा कि अच्छा ये कंपोनेंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स में चेंजिंग है, बस उसी कंपोनेंट को ना जस्ट लाइक डिस्प्ले नन किया रहता है। आप लोग वेबसाइट बनाते हो ना, डिस्प्ले नन, जैसे माउस ले जाएंगे यहाँ पे, फॉरवर्ड करेंगे तो उसके नीचे का लिंक क्या होगा, तो होगा डिस्प्ले ब्लॉक। ऐसा ही कुछ रहता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, बस फर्स्ट वाले को कहता है डिस्प्ले नन, इसको कहता है डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक मतलब चीजों को शो कर दिया या इनलाइन ब्लॉक कर दिया, जो भी कर दिया, कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो जो हमें सामने दिख रहा है ये रियल डॉम हो गया मेरे लिए। ठीक है, डीएलटी में सामने प्रेजेंट रहा।
जो बैक बिहाइंड द सीन आपका छुपा हुआ है, जैसे माउस को क्लिक करेंगे तो ये वर्चुअल डॉम की वजह से आ रहा है। तो क्या करता है, रिएक्ट हमारे लिए दो तरीके के डॉम बनाता है, एक रियल डॉम बनाता है, एक वर्चुअल डॉम बनाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया चीजें? अब ये किसी का तो कॉन्सेप्ट नहीं रह गया कि सर वर्चुअल डॉम क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब क्या करा है कि वर्चुअल डॉम जो बनाता है वो क्या है, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ब्राउजर डॉम डायरेक्टली, ब्राउजर के ऊपर जो डॉम रहता है ना उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के बदले वो क्या करता है, बिहाइंड द सीन वर्चुअली डॉम पे ही क्या करता है, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे जनरेट होके कैसे आना है उन चीजों को डायरेक्टली ये जनरेट करके दिखा देता है। ठीक है, उन चीजों को ये डायरेक्टली क्या करेगा, जनरेट करके दिखा देता है। आप लोग जावा स्क्रिप्ट में पढ़े होगे डॉम को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करके पढ़े होगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक बार को जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखते हो उसमें जो एचटीएमएल टैग होता है उनको किसके थ्रू आप लोग कलेक्ट करते हो। हालांकि ये अगर किसी को डॉम समझ में नहीं आ रहा, अभी केवल वर्चुअल और रियल डॉम को समझ लो। ठीक है, डॉम को जो है ना तो हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट का इसका प्रोजेक्ट जब इंस्टॉल करेंगे कल की क्लास में हम लोग इंस्टॉल करके भी देखेंगे चीजों को, क्या कहते हैं रिएक्ट को, तो वहां पे हम समझेंगे कैसे डॉम करता है वर्क। इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके आप दिखाएंगे डॉम कैसे वर्क करता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सारी चीजों को हम समझाएंगे एक बार चीजों को। और आप जो जो भी प्रोजेक्ट सेशन किए होंगे उनको थोड़ी बहुत ये सब चीजें हम एक रोज समझाए भी थे प्रोजेक्ट सेशन में। और जो नहीं समझे उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, उनको भी हम ये सब चीजें समझाएंगे कल की क्लास में। तो लोग परेशान मत होना। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना, हम समझाएंगे चीजों को। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि वर्चुअल डॉम क्या करता है, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ब्राउजर्स डॉम डायरेक्टली, ब्राउजर्स के ऊपर डॉम को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के लिए, कहने का मतलब क्या है कि कौन से डाटा हेडिंग हेडर में टॉप पे दिखाना है, किसको बॉटम में दिखाना है, कहाँ से जो है सो नया आईडी ऐड करना है, कहाँ पे ऑन क्लिक वाला इवेंट को क्लिक करने के लिए चीजों को लाना है, ये सब चीजें ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली ये मैनिपुलेट करने के बदले ये क्या करता है कि आपके डाटा को वर्चुअली यानी कि बिहाइंड द सीन ही डॉम क्या करता है, वर्चुअल डॉम क्या करता है, मैनिपुलेट करके रखता है। बस आपको जैसा डाटा दिखाना है उस तरह के बटन पे क्लिक करो, ये डाटा सामने ला के दिखा दिया, नॉर्मली एचटीएमएल सीएसएस जेएस दिखा दिया। ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस जेएस भी नहीं, एचटीएमएल सीएसएस में कन्वर्ट करके चीजों को दिखा दिया। जेएस भी रहता है बैक में, लेकिन जो वेबसाइट को दिखने के लिए क्या चाहिए, एचटीएमएल सीएसएस है ना, उतना इजी बना के चीजों को दिखा दे। ठीक है, इतना इजी ये चीजों को बना के क्या करा, वो इट डज ऑल द नेसेसरी मैनिपुलेटिंग, यानी कि वर्चुअली क्या करता है, जितनी भी मैनिपुलेशन जरूरी होता है आपके प्रोजेक्ट को, आपके डाटा को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए, उतना सारा जो मैनिपुलेशन होता है ये वर्चुअली ही बिहाइंड द सीन ही करके चीजों को रख लेता है बिफोर मेकिंग द चेंजेस इन ब्राउजर डॉम। देखिए ब्राउजर के डॉम पर चेंजिंग करने से पहले ही मैनिपुलेट करके डाटा को रख लेता है। ठीक है, और क्या करा, रिएक्ट ओनली चेंज व्हाट नीड्स टू बी चेंजेड, रिएक्ट केवल उसी चीज को चेंज करेगा जो चीज हम चेंज करना चाहते हैं, जो हमें जरूरी है चेंज करने के लिए। यानी कि एक ब्राउजर पे देखो, इस ब्राउजर पे ये सारा डाटा हमें तो दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, टॉप में राइट में साइड एरिया है, या फिर ये देख रहे हो, मेन में कंटेंट है, ये सारी चीजें, इस सारी चीजों को तो दिखा दो ना। ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है कि यहाँ पे फुटर भी हो सकता है बहुत सारी वेबसाइट में, डॉक पे क्लिक कर रहे हैं तो डॉक और ये साइड एरिया सेम रह रहा है, इसका कलर वगैरह सेम रहा है, कंटेंट बीच में का चेंज हो रहा है। देखना है यहाँ पे ट्यूटोरियल पे क्लिक करें, कलर साइज वगैरह सब सही है, बस कंटेंट चेंज हुआ और ये मेन एरिया कंटेंट चेंज हुआ। तो हमें क्या करेगा, वर्चुअल डॉम क्या करेगा, ये इस चीजों को नहीं डिलीट करेगा, इस चीजों को इरेज नहीं करेगा, इसके जगह पे बस जो जो कंटेंट हमें नया चेंज होके आना चाहिए बस उसी को लाएगा, बाकी चीजें वैसे ही रहने देगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि रिएक्ट ओनली चेंज व्हाट नीड्स टू बी चेंज, रिएक्ट केवल उसी चीज को चेंज करेगा जो जरूरत है वेबसाइट के ऊपर चेंज करना। ठीक है, रिएक्ट बस उसी चीज को चेंज करेगा जो चीजें जरूरत है मेरे लिए वेबसाइट पर चेंज हुआ, अदर थिंग्स को वैसे ही रहने देगा। इसीलिए रिएक्ट क्या होता है कि आपका जो वर्किंग जो वेबसाइट का जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो होता है ना उसको भी फास्ट कर देता है। और
देखो जो चीजें सामने हमको प्रेजेंट करना है उसको तो स्टोर करके सामने रियल टाइम पे दिखाता ही दिखाता है। अब बाकी भी चीजें क्या करता है, बैक एंड में चीजों को आराम से लोड करके रख लेता है। और जो चीजें हमें जरूरत है पहले उसको क्विकली लोड करके दिखा देगा, बाकी चीजों को लोड करके रखिएगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर माउस क्लिक कीजिएगा तो हम चीजों को लास्ट प्रेजेंट कर देंगे। यही ब्यूटी है किसका, रिएक्ट जेएस का। ठीक है, देखो तो आप लोग रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करोगे, आप लोगों को सिंपल सा एक टास्क देते हैं रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। रिएक्ट कब बना नहीं बना इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिएक्ट जो बनाया गया हुआ है इसके द्वारा क्या कहते हैं, फेसबुक के द्वारा बनाया गया, और फेसबुक के अंदर भी जॉर्डन वाके बनाया है। रिएक्ट की तरह ही व्यू जेएस आता है जो इवान यू बनाया है। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क आता है आपका कौन सा, एंगुलर, जो किसके द्वारा बनाया गया हुआ, गूगल के द्वारा बनाया गया हुआ। तो हमको उन सब चीजों पे नहीं जाना है, हमें सिंपली रिएक्ट को स्टार्ट करना है। आज के लिए अपने कंप्यूटर में आप लोग भी इंस्टॉल कर लोगे। कैसे इंस्टॉल करोगे, तो आप लोग भी इसी के ऊपर W3 School पे जाना, रिएक्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। इसके अंदर क्या कह रहा है, टू यूज रिएक्ट इन प्रोडक्शन यू नीड टू इंक्लूड ये सब चीजें। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको अगर रिएक्ट को यूज करना है तो यू नीड एनपीएम विच इज इंक्लूड विथ नोड। आपको क्या चाहिए, एक एनपीएम चाहिए। एनपीएम मतलब नोड पैकेज मैनेजर चाहिए। किसके साथ चाहिए, नोड के साथ चाहिए। तो रिएक्ट भी जो है ना, क्या है, नोड का ही एक प्रोजेक्ट होता है। विदाउट नोड आप रिएक्ट को नहीं यूज कर सकते। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, रिएक्ट को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर होना चाहिए और नोड होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में नोड चाहिए। हाँ, एम्बलर एम्बलर भी देखो, जितना भी जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज करोगे ना, वो सबके लिए आपके पास नोड होना जरूरी है। नोड ही एक ऐसा इन्वायरमेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट है हमारे लिए। जो चीजें, जो जावा स्क्रिप्ट का इंजन जो पहले हमें वेब ब्राउजर के अंदर चलता था, उसी इंजन को क्या किया गया, नोड के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया था। जिससे जावा स्क्रिप्ट जो पहले पहले के कंप्यूटर में क्या होता था कि जावा स्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, अभी भी नहीं कर पाते। जावा स्क्रिप्ट कभी भी चलेगा ना, किसी न किसी वेब ब्राउजर के अंदर चलेगा। सारे वेब ब्राउजर का अपना अपना अलग अलग जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए इंजन, जावा स्क्रिप्ट के कोड को रीड करने के लिए। जैसे गूगल क्रोम के अंदर V8 इंजन आता है, V8 नाम है इंजन का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में नोड को इंस्टॉल करना है। तो नोड को इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले नोड जेएस करके आप वेबसाइट आता है, इसको सर्च कर लेना, नोड जेएस के ऊपर चले जाना, नोड जेएस यहाँ पे नोड जेएस डॉट ओ आर जी करके आ जाएगा। इसमें नोड डॉट जेएस पे क्लिक कर लेना, इस पे जाना। और इस पे जाने के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम देगा, टेक टाइम टू ओपन। और इसमें देखना आपको एक दो मोड आएगा, डाउनलोड नोड जेएस 20.10 और ये 21.4। इस दोनों में से किसी एक को आप लोग क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे, तो ये चीज देखो कि आपको क्या करेगा, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर और एलटीएस ये करंट वाला। तो आपको क्या करना है, एक करंट एलटीएस मोड आएगा, दूसरा करंट मोड आएगा। आपको एलटीएस मोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर किसी को चेक करना है कि मेरे सिस्टम में ये क्या कहते हैं नोड है या नहीं है, अगर जिसमें नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लोगे, जिसमें है वो नहीं भी इंस्टॉल करोगे चलोगे। लेकिन हम ये रिकमेंड करेंगे कि फिर से इंस्टॉल करने ला क्या जाता है, अगर पुराना वाला वर्जन होगा तो लेटेस्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और आपको कभी भी इंस्टॉल करना है तो एलटीएस मोड करना है, करंट मोड नहीं करना है। करंट मोड जस्ट लाइक अ बीटा वर्जन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, ना सॉरी नोड। आप लोग देखते हो ना, गूगल सॉरी एंड्रॉइड में आप लोग को बीटा वर्जन मिलता होगा, जो बीटा के लिए रजिस्टर करने होते हैं। बीटा वर्जन में क्या होता है, कुछ बग्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब चीजें आती रहता है, तो कंपनी को इन्फॉर्म करे कि ये प्रॉब्लम्स है, ये चीजें है, वो चीजें है, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, आप इसको सही कर लीजिए। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, सही के साथ आपको एक अपडेशन दे देते हैं। लॉन्ग टर्म सपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये थोड़ा सा एक वर्जन पीछे रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एज ए बिगनर वी हैव टू इंस्टॉल लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, करेंट मत जाना। करेंट किसके लिए, जो प्रो कोडर सब है, गीक है, जो नोड जेएस को बहुत अच्छे से जानते हैं, नोड जेएस में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद के लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, या कंपनी को मैसेज मेल कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, इस चीज को ऐसे सुधार कर दीजिए, इस तरीके से ये अपडेशन की नीड है, उनके लिए है। आपके लिए ये करेंट नहीं है, आपके लिए क्या है, एलटीएस है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, बट वी हैव टू चेक
नोड जेएस की जो हमारे कंप्यूटर में है या नहीं है। तो चलिए सीएमडी आप क्या करना, विंडो के साथ आर प्रेस कर देना, ये सबको पता है। रन ओपन करना सबको पता है। रन को ओपन करोगे और रन को ओपन करते हैं इसमें आप लोग क्या टाइप करोगे, सीएमडी इंटर। जैसे सीएमडी इंटर करोगे आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम, अरे कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहा है। अभी तक इसमें क्या हो जाना चाहिए था, हाँ ओपन होके आ गया। ठीक है, सीएमडी इंटर जैसे करोगे आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट करके स्क्रीन आ जाएगा, एक ब्लैक स्क्रीन आएगा कमांड प्रॉम्प्ट करके। इसमें आपको टाइप करना है नोट डैश भी। ठीक है, इससे क्या होगा, नोट डैश भी से नोट का हम लोग वर्जन चेक करेंगे। ठीक है, जिसके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे में दिखाएगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, 18.18.2। इट मीन्स क्या, 18 पॉइंट कोई भी वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है, इट मीन्स मेरे में नोट इंस्टॉल है। अगर नहीं रहता तो यहाँ पे कुछ लिख देता है नॉट फाउंड, या ये कह देता है कि कमांड सही नहीं है, कमांड एरर या कुछ भी यहाँ पे मैसेज ऐसा पॉपअप कर देता है जिससे हमें पता चल जाता है कि मेरे में नोट इंस्टॉल नहीं है। और जब नोड का कोई भी, नोड का कोई सा भी वर्जन आप इंस्टॉल करोगे ना, इसके साथ साथ नोड का एक पैकेज मैनेजर रहता है, जिसको कैसे चेक करेंगे, npm डैश भी, नोड पैकेज मैनेजर डॉट भी। अब ये बात आता है कि सर ये नोड तो हम समझे कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमें जावास्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट को रन करता है। जावास्क्रिप्ट को अगर हमें कंप्यूटर प्रोजेक्ट को कहते हैं, जावास्क्रिप्ट को अगर हमें कंप्यूटर में यूज करना है डायरेक्टली बिना ब्राउजर से, ब्राउजर का यूज किए हुए जावास्क्रिप्ट को हमें अपने कंप्यूटर में चला के देखना है, तो क्या आ जाना चाहिए, हमारे कंप्यूटर में नोड होना चाहिए। फिर ये एनपीएम क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। तो एनपीएम को कुछ ऐसे समझो कि नोड एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, एनपीएम उसका प्ले स्टोर है। सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, नोड क्या है, एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, तो एनपीएम एक प्ले स्टोर है। समझ गए चीजों को। नोड पैकेज मैनेजर, नोड एनपीएम का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर, लेकिन एनपीएम को ऐसे समझना है, एंड्रॉइड जैसे देखो आपके मोबाइल में एंड्रॉइड डाला हुआ, क्या उसमें सारा सॉफ्टवेयर पहले से डला हुआ मिलता है एंड्रॉइड के अंदर। हाँ, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में। फिर ये बताओ, मोबाइल में एंड्रॉइड डला रहता है तो क्या सारा सॉफ्टवेयर पहले से डला रहता है, नहीं डला रहता है ना, सारा एप्स तो पहले से नहीं डला रहता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे पहले, यहाँ देखो मैसेज बाद में कर, अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि हम एक ही पॉइंट को बताएंगे, फिर भी आप लोग बीच में मैसेज करें। चीजों को समझो तो पहले। ये बताओ, नोट सब डाउनलोड किए हो, उसमें एनपीएम क्या है, नोट पैकेज मैनेजर। इसके अलावा किसी को समझा पाओगे कि क्या होता है, जो अजय बिगनर समझा पाओगे, नहीं समझा पाओगे ना, क्या होता है। इसको पहले समझो ना कि नोट पैकेज मैनेजर है क्या, फिर हम बताते हैं ना कि कैसे नए चीजों को इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल होगा। अभी 5-10 मिनट और क्लास है, थोड़ा सा हम लोग बताएं ना कि जेनजी वाली प्रॉब्लम, जेनजी वाले बच्चे को ना थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम होते हैं, चीजें बस अभी के अभी 1 मिनट में सीख जाना है। अगले ही मिनट जब पूछो ना दोबारा तो चीजें पता ही नहीं, अच्छा अब क्या हम पढ़े पता ही नहीं, लगता है जैसे इधर से आया उधर से निकल गया। ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लास करो, लेकिन क्लास को ना प्रॉपर सुनो, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये एक दो क्लास है ना जो आपका बेसिक बना देगा कि नोट पैकेज मैनेजर है क्या। हम कोई डेफिनेशन नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल से चीजों को ऐसे समझा रहे हैं ना कि आपके माइंड में वो बैठ जाए। जो चीजें पूछ रहे हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड यस नो करो ना, तो हमें मजा भी आएगा कि हाँ अब जब कर रहे हो, या मैसेज नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर सुनो। लेकिन क्लास में इंटरेक्टिविटी चाहते हो कि आपको नींद ना आए, कभी कभी लेक्चर ऐसा होता है जिसमें आपको नींद उंद आने लग जाता है, तो उसके लिए ना मैसेज पे बने रहो, और मैसेज के पास यस नो लिखो कि हाँ जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर, यस नो ऐसा ही नहीं, जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर, आंसर से टाइप कर दो तो ठीक है। एक्स्ट्रा कहीं पे चीजों को मत घुमा के ले जाओ, ऐसे में गड़बड़ हो जाता है ना, जो फॉलो चल रहा है, जो चीजें पढ़ा रहे हैं वहां से हम भी टूट करके साइड में हो जाते हैं। ठीक है, नोट पैकेज मैनेजर, देखो कंप्यूटर ये मोबाइल पे क्या होता है, नोट अपने साथ ना जितनी भी आपके लिए जरूरी जो इंस्टॉलर होंगे, जितने भी फाइल्स जो होंगे, वो सारी चीजें अपने साथ ये लेके नहीं आता है। जैसे एंड्रॉइड में, मोबाइल में जो एंड्रॉइड डला रहता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आप में डला हुआ है, तो उसमें सारे ऐप्स जो नीडेड है आपको वो सारे नहीं रहते, जो नीड है वो है।
लेकिन जो भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल यूज करना होता है तो आप क्या करते हो, प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करते हो। उसी तरीके से नोड पैकेज में नहीं रहता है कि अगर हमें एक रिएक्ट बनाना है तो रिएक्ट को एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल कर लो, अगर हमें एंगुलर यूज करना है तो एनपीएम के थ्रू एंगुलर के, व्यू को इंस्टॉल करना है तो व्यू को एंगुलर के थ्रू, एक्सप्रेस जेएस अगर किसी को बैकएंड वाला काम करना है तो सब किसके अंदर चलेगा, नोड के ऊपर ही चलेगा। तो नोड एक ऐसा बैकएंड के लिए क्या करता है, एक रन टाइम जावास्क्रिप्ट के लिए ना एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देता है, लेकिन उसपे आपको क्या चलाना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो आपको एनपीएम के थ्रू जो चीजें वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना अलग अलग से पैकेजिंग को डालते हो और फिर उसके बाद यूज करते हो। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक नोड क्या है, एक यूटिलिटी टूल्स, सॉरी एनपीएम क्या है, एक यूटिलिटी टूल्स है किसका, नोड का। नोड का क्या है, एक यूटिलिटी टूल्स है। तो अब ये चीजें तो हम देख ली कि सर मेरे में है नहीं, लेकिन किसी को अपडेट करना है, किसी को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है, वो लोग क्या करेंगे, हम सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चेक करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिंपली यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। नोट जेएस की वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे 20 पॉइंट ये एलटीएस पे क्लिक करना, थोड़ा सा टाइम लेगा, और एलटीएस वर्जन से क्या होगा आपका ये ज्यादा नहीं 25 MB का है, ये डाउनलोड होके आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 5 से 10 मिनट ये डाउनलोड होके आ जाएगा, आने दो, डाउनलोड होने दो। जैसे ही डाउनलोड होगा इसे हमें बस नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना। ऊपर में एक आएगा ऑटोमेटिकली चेक वाला बॉक्स, इसमें किसी भी बॉक्स को चेक मत करना, क्लिक मत करना। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई बॉक्स आ रहा है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसमें कुछ और भी एडिशनल सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, बस इसे डाउनलोड होने देना और नीचे जितना भी ऑप्शन आएगा नेक्स्ट 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 फिनिश कर देना। ठीक है, और जैसे इंस्टॉल हो जाए तो एक बार चेक कर लेना, जैसे अभी दिखा है ना, विंडो आर करेंगे, सीएमडी को ओपन करेंगे, इस पे क्या टाइप करेंगे, नोट डैश भी, और ऐसे करके क्लिक करके ओपन कर लेना। और देखो कल से एक और चीजें, जितने भी स्टूडेंट्स अभी जो क्लास छोड़ के जा रहे हो ना, जो सीरियस हो ना, प्लीज वही स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन करना, जो सीरियस नहीं हो वो मत ज्वाइन करना। नहीं तो जो थोड़े टाइम के लिए आते हो चले जाते हो, और जो सीरियस स्टूडेंट्स वो मैसेज कर रहे हैं कि सर 100 पार्टिसिपेंट ही यहाँ पे मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं, तो 100, तो जो सीरियस है उनको ऐड होने दीजिए ताकि वो ये 100 में आ जाए। ठीक है, अभी भी देख रहे हो 5 स्टूडेंट गायब हो गए, इट मीन सीरियस रहोगे तभी तो प्रॉपर क्लास कर पाओगे। और जो जिन स्टूडेंट से इतने टाइम से वेट कर रहे हैं तो वो अब ज्वाइन भी नहीं करेंगे, जो सीरियस स्टूडेंट्स। मैं भी अभी ऐड हो पाया, इसीलिए जो सीरियस है ना उनको ऐड होने दो, जो सीरियस नहीं हो वो रिकॉर्डिंग देख लेना। और नहीं तो यहाँ पे ऐड होने का मतलब है कि क्लास रेगुलर को, शुरुआत में हम पहले ही बता दिए कुछ टाइम आप लोगों को क्लास बोरिंग लगेगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे 2 3 4 5 क्लास बाद देखना क्लास कितना हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे प्रोजेक्ट सेशन काफी हेल्पफुल रहा ना आगे चल के, अब चीजें क्या हो रहा है कि एकदम नए लेवल पे एलिवेट हो रहा है ना आप लोगों को, लेवल अप हो चुका है प्रोजेक्ट में, इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चीजें हम डाउनलोड कर चुके हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें इंस्टॉल कहाँ से करना होगा, आप लोग अपना विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना, विंडो एक्सप्लोरर में डाउनलोड सेक्शन में चले जाना, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन मिलेगा। इसके अंदर देखो मेरे कंप्यूटर में आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आईडीएम इंस्टॉल है, जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम सेक्शन के अंदर मिलेगा। अदरवाइज आप लोग डाउनलोड को ओपन करोगे और इसी जगह पे चीजें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी जगह पे चीज देखने को मिल जाएगा, इसमें प्रोग्राम को ओपन करो, इसमें देखो नोट डैश बी 20.10 करके आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करोगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे चीजें क्या होगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो मेरे पास नोड क्या कर रहा है, वेलकम टू द नोड डॉट जेएस सेटअप विजार्ड, इस पे यहाँ पे ये थोड़ा सा कंप्यूटिंग स्पेस वगैरह को देख रहा है कि कितना स्पेस है, हम इंस्टॉल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे देखना नेक्स्ट जैसे आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे बैक क्लिक करके दिखा देते देखो, द सेटअप विजार्ड वी विल इंस्टॉल नोड जेएस ऑन कंप्यूटर, ये कह जैसे ही मैसेज दिया यहाँ नेक्स्ट है,
नेक्स्ट पे क्लिक करो। आई एक्सेप्ट, जब तक टर्म्स एंड कंडीशन इसका एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इंस्टॉल होगा नहीं। एक्सेप्ट करके नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ से कोई भी फोल्डर वगैरह चेंज मत करना, जैसे जैम्प में बोले थे फोल्डर चेंज कर देना डी ड्राइव, वैसे इसे नहीं चेंज करना है। इसमें जैसे आ रहा है वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। ठीक है, ये देखा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स, ये सब चीजों को नहीं इंस्टॉल करना, नेसेसरी टूल्स को नहीं इंस्टॉल करना। नो दैट दिस विल आल्सो इंस्टॉल चॉकलेटी, चॉकलेटी वगैरह को इंस्टॉल नहीं करना। ये तब इंस्टॉल कराएंगे जब रिएक्ट नेटिव पढ़ोगे। रिएक्ट नेटिव क्या है? कि आपका अगर किसी को सीखना चाहिए तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन भी हाई चाहिए होता है आपके कंप्यूटर का, कम से कम i5 और 10 11 जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB SSD, ये चाहिए ही चाहिए होता है ऐप डेवलपमेंट सब। वो सब चीजें अलग है। आप लोग बस नेक्स्ट को पढ़ो, तो यहाँ पे नॉर्मली नेक्स्ट कर देंगे। ये क्लिक मत करना ऑटोमेटिकली इंस्टॉल के ऊपर। नेक्स्ट, इंस्टॉल, यस, जो भी आ रहा है। देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बड़ी क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि शुरुआती HTML CSS जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए आपका लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर भी चलेगा। लेकिन जैसे आप रिएक्ट पे आओगे, रिएक्ट नेटिव पे आओगे, नोड जेएस करने जाओगे, एक्सप्रेस जेएस करने जाओगे, वहां पे कंप्यूटर कहेगा अब थोड़ा सा प्रोसेसर बढ़वाओ। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रोसेसर, लैपटॉप का प्रोसेसर तो बढ़ाने जाओगे नहीं। तो जैसे मैं लैपटॉप लेने जाना उसी समय मेक श्योर करना कम से कम i5 और जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है उस चीजों को ले। 10th जनरेशन तक तो मत ही लेना, अगर जिसके पास है वो वैसे ही यूज करो, जो न्यू लेने जा रहा है वो उससे ऊपर का लेना। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो एक प्रॉपर कंप्यूटर तो लेना पड़ेगा, कंप्यूटर लैपटॉप। ठीक है, ये मेरा नोड इंस्टॉल हो गया। जैसे नोड इंस्टॉल हुआ, अब इसको हम क्लोज करते हैं। ये क्या है, कह रहा है रिमूविंग बैकअप फाइल। अब मेरे में पहले से ही कोई दूसरा नोड था इंस्टॉल, तो सब चीजों को हटाएगा, उसमें कोई बैकअप वैकअप होगा उस सबको हटा के आप ये क्या करेगा, हमें फ्रेश नोड को इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखिए ना दिनेश, देखिए कुछ खास नहीं, लेकिन मेरे स्टार्टिंग था फिनिश। ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब जैसे नोट इंस्टॉल हुआ फिर से विंडो आर CMD टाइप करके इंटर करेंगे। जैसे CMD टाइप करके इंटर करते हैं, यहाँ पे फिर से हम टाइप करेंगे नोट एफ बी कर देना है। मतलब क्या आ गया, 20.3 वर्जन आ गया। और 18 का भी वर्जन चेक करना है, 10.2.1 आ गया। ठीक है, इसका ना आधा चलते रहता है ये, इसका वर्जन जो है ये 20 है तो 10 रहेगा, 18 रहेगा तो 9 रहेगा, कुछ इस तरीके से चल। तो इसका देखो, तो इस तरीके से हम लोग नोड को इंस्टॉल कर लिए। अब एक हम रिएक्ट को भी इंस्टॉल करके देखते हैं। रिएक्ट लेकिन हम लोग आज प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं रिएक्ट का, सिंपली रिएक्ट को इंस्टॉल करके देखते हैं। रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे कीजिएगा, तो इंस्टॉल करने के लिए आप लोग क्या करना है, आप तो बात वगैरह नहीं, कुछ भी सेट नहीं करना है अभी के लिए। आप नॉर्मली आप लोग क्या करना, रिएक्ट का ग्लोबली पहले आप लोग रिएक्ट इंस्टॉल कर लो। ठीक है, आने वाली क्लास में बताएंगे ग्लोबली क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। और ज्यादा करके जो पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में ग्लोबली रिएक्ट को इंस्टॉल नहीं करते हैं, नॉर्मली इंस्टॉल कर देते हैं। और नॉर्मली इंस्टॉल करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं आता कि सामने से दिखता है, लेकिन हम बता देते हैं आप लोगों को, अगले क्लास में बता देंगे क्या प्रॉब्लम रहता है। इसको हम पहले CLS करते हैं। यहाँ पे नोड को इंस्टॉल करने का कमांड क्या होता है, सिंपली यहाँ देखो, नोड को इंस्टॉल करने का जो कमांड होता है, कहीं भी नोड बनाना हो, सॉरी नोड करते हैं, रिएक्ट बनाना हो, तो रिएक्ट को दो तरीके से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। npx रिएक्ट रिएक्ट ऐप माई रिएक्ट ऐप। यानी कि npx जो है, तो नोड पैकेज मैनेजर का, जहाँ पे npx नोड पैकेज एक्सिक्यूटर रहता है, तो आप चाहो तो npx लिख सकते हो। लेकिन npx के थ्रू अगर नोड को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये श्योर करना पड़ेगा कि हम नोड को किस नोड कह रहे हैं, बार बार नोड के ऊपर आ जाए, रिएक्ट को हम किस फोल्डर के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये चीजें हमें देखना होगा सबसे पहले। वॉइस ब्रेक हो रहा है, काफी हो रहा है।
वॉइस नहीं ब्रेक हो रहा है। चलिए, तो हमको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि आप किस तरह पे नोड वगैरह को बनाने जा रहे हो, कहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके एक फोल्डर बनाना होगा कि आपको नोड को कहाँ इंस्टॉल करना है। ये एक फोल्डर बनाना होगा। तो ये सब चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे, नोड के लिए एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजों को इंस्टॉल करेंगे। आज बस आपको नोड को ग्लोबली इंस्टॉल करके छोड़ देना है। ग्लोबली कैसे? तो सेम कमांड से हम लोग ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे, लेकिन हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। ये देखो, ये रहा टू अनइंस्टॉल रन दी कमांड। अगर नोड को अगर पहले से इंस्टॉल कर रखे हो तो आपको कह रहा है, सॉरी नोड कह रहे हैं, बार बार नोड पे आ जा रहा है। रिएक्ट को भी अगर इंस्टॉल कर सकते हो और रिएक्ट को इंस्टॉल किए हो, रिएक्ट को क्या करो, नोड इंस्टॉल होने के बाद रिएक्ट को ना ग्लोबली इंस्टॉल। देखो, ऐसे आपको ग्लोबली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आने वाले क्लास में हम बताएंगे कि हमको ग्लोबली आप लोग करने के लिए बता रहे हैं, ग्लोबली चीजों को इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखना npm क्रिएट, सॉरी npm ग्लोबली करना है डैश जी क्रिएट क्रिएट ऐप, बस इतना लिख देना। कई लोग हो ऐसे होंगे जो पहले से नोड अपने कंप्यूटर में नोड इंस्टॉल किए होंगे, उसके ऊपर से रिएक्ट बना चुके होंगे, रिएक्ट में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग ट्राई भी किए होंगे यूट्यूब वगैरह से देख करके। लेकिन वहां पे ये चीज आपको नहीं बताया होगा कि ग्लोबली हमको रिएक्ट को इंस्टॉल करना चाहिए। वो अगर पहले से देखे होंगे तो जैसे हम इसको ग्लोबली इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, आने वाले क्लास में ग्लोबली जो इंस्टॉल करते हैं तो और जो बिना ग्लोबली इंस्टॉल किए रहते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। चाहिए इंस्टॉल, एक मिनट को, नहीं बाइट से कीजिएगा तब तो और अच्छा है ना। ठीक है, npm इंस्टॉल अनइंस्टॉल है, इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा, ये चीजें हम छोड़ चुके हैं। npm इंस्टॉल डैश जी और क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये आपको रोजाना लिखना पड़ेगा। npm क्रिएट रिएक्ट, ये आपको रोजाना लिखना पड़ेगा। बस आज हम ग्लोबली इंस्टॉल कर ले इसलिए npm इंस्टॉल डैश जी लिखना पड़ा है। ये बस वन टाइम आपके कंप्यूटर में रन करना है। ये जो कमांड आप देख रहे हो सीएमडी के अंदर ही रन करना, और कहीं नहीं। विंडो आर करके सीएमडी ओपन करना। अब मिक्स करके आपका सी ड्राइव के अंदर जो आपका मेन यूजर है उसी के अंदर हो आप लोग npm इंस्टॉल डैश जी क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसका एंटर कर दो, आपका रिएक्ट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिएक्ट इंस्टॉल होने में। एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो बार बार हमें चीजों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इससे होता क्या है कि आप रिएक्ट ऐप जो बनाते हो ना, आने वाली क्लास में बनाओगे, एक बार रिएक्ट ऐप बनाने में 220 MB का पूरा फाइल इंस्टॉल होता है। रिएक्ट का पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना होता है तो 220 MB के आसपास हो जाता है। वो पूरा का पूरा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जितनी बार। तो आप रोजाना मान लो एक प्रोजेक्ट आज बनाए, कल की प्रैक्टिस करने में फिर से एक और प्रोजेक्ट, परसों प्रैक्टिस किए फिर से दो एक और प्रोजेक्ट। अगर आप ग्लोबली इंस्टॉल करके रख चुके हो ना, तो आपके मोबाइल बस 50 MB का ही डाटा कंज्यूम करेगा। बाकी ग्लोबली वाला जो फाइल इसकी मेन जगह पे इंस्टॉल होता है, वहां जो कॉपी करके लिया था 220 MB का फाइल डायरेक्टली बन जाता है। अगर ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करोगे तो पूरा 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 220 MB आपको इंटरनेट से डाउनलोड होगा। तो इसमें टाइम लगेगा, आपका नेट भी ज्यादा जाएगा। आप चाहते हो कि कम नेट में जल्दी काम वर्क हो जाए, तो बस एक बार नेट को एक्सपेंड कर लो 200 MB के आसपास फर्स्ट टाइम। उसके बाद डेली जो है ना, वो 30 से 40 MB, मैक्स टू मैक्स 50 MB का नेट एक प्रोजेक्ट बनने में जाएगा, वर्क करेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना एनपीएम वन डिक्रिएट जो भी है, क्या कह रहा है, 5 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग, ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना। आने वाले क्लास से हम लोग देखेंगे रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, हम आप लोग का माइक अनम्यूट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन